नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया में कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की मौत का मामला गहरा गया है। डब्ल्यूएचओ को आशंका है कि ये मौतें भारतीय फार्मा कंपनी के बने कफ सिरप के कारण हुई है। इन कफ सिरप में डाइथिलिन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा अधिक बताई जा रही है, जो जानलेवा साबित हुई है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर दवा कंपनी से कहां चूक हुई। खासकर इन चारों कफ सिरप में प्रोमेथाजाइन सॉल्ट कॉमन कहा जाता है कि ये होता है, कुछ में फेनरमाइन भी मिला हुआ था और अक्सर ये हम देखते भी हैं। भारत में बिकने वाले कई कफ सिरप में ये कॉमन सॉल्ट माना जाता है। ऐसे में क्या इन सॉल्ट से बने कफ सिरप खतरनाक हो सकते हैं या इसकी मात्रा को लेकर सावधान रहने की जरूरत है? चर्चा करेंगे इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अफ्रीकी देश गाम्बिया में कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की मौत का मामला गहरा गया है। डब्ल्यूएचओ ने भारत में फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के बनाए 4 कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि इन कफ सिरप की गुणवत्ता 2M दर्जे की थी और ये प्रोडक्ट मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। ऐसे में गाम्बिया में बच्चों में इन कफ सिरप का इस्तेमाल मौत की वजह बनी। डब्ल्यूएचओ ने जिन 4 कफ सिरप को प्रतिबंध लगाया है उनमें प्रोमेथाजिन ओरल सॉल्यूशन, कोफिक्स मॉलिन बेबी कफ सिरप, मेक ऑफ बेबी कफ सिरप और मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप शामिल हैं। कफ सिरप का निर्माण हरियाणा के सोनीपत में मेडेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने किया है। ये भी जानकारी है कि इस कंपनी ने इन दवाइयों को केवल गाम्बिया को ही निर्यात किया था। डब्ल्यूएचओ को आशंका है कि कहीं गाम्बिया ने इन कफ सिरप को दूसरे पड़ोसी देशों में तो नहीं भेजा है। ऐसे में उसने एडवाइजरी जारी कर इन दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कही है। हालांकि गाम्बिया में मौत की वजह बने कफ सिरप भारत में नहीं बिकते हैं। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत गुर्दों की हालत बेहद खराब हो जाने की वजह से हुई है। आशंका है कि इन सिरप के इस्तेमाल के चलते ही बच्चों के गुर्दे खराब हुए। फिलहाल प्रतिबंधित कफ सिरप अभी सिर्फ गाम्बिया में ही पाए गए हैं। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि सिरप के पीने से पेट में दर्द, उल्टी आना, डायरिया, यूरिनल संबंधी समस्याएं, सिर दर्द और किडनी पर असर हो सकता है। ऐसे में जब तक मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती, डब्ल्यूएचओ ने इन दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। साथ ही डब्ल्यूएचओ ने भारत के डीसीजीआई को भी कफ सिरप के बारे में सतर्क कर दिया है। भारत ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। ये भी माना जा रहा है कि इन चारों कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा लिमिट से ज्यादा होने के चलते ये जानलेवा साबित हुई है। दरअसल दवा को गाढ़ा और मीठा बनाने के लिए ग्लिसरॉल का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये महंगा बिकता है। ऐसे में कंपनियां सस्ता विकल्प डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल को चुनती हैं। इनकी मात्रा जरा सी भी ज्यादा हो तो ये जानलेवा साबित हो जाता है। इससे पहले भारत में भी डाइथिलीन ग्लाइकोल यानी डीईजी के चलते मौत के कई मामले सामने आ चुके हैं। चेन्नई में 1973 में 14 लोगों की मौत हुई थी। 1986 में मुंबई में 14 लोगों की मौत, दिल्ली में 1998 में 33 लोगों की मौत और 2019 में उधमपुर में 12 लोगों की मौत की वजह डाइथिलीन ग्लाइकोल बना है। फिलहाल तो गाम्बिया में हुई मौत के बाद सभी को सतर्क रहना चाहिए और बिना डॉक्टर की सलाह कफ सिरप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। परिचय आपका आज के मेहमानों से हम करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनीला गर्ग जुड़ चुकी हैं, जो कि देश की जानी मानी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं और डब्ल्यूएचओ में एडवाइजर भी हैं। डॉक्टर गर्ग, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो पर। हमारे साथ एक और खास मेहमान है डॉक्टर वी.के. मोंगा सर, नेशनल कन्वीनर हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर मोंगा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर जागृति संघवी, जो कि सीनियर पीडियाट्रिशियन है नानावटी मैक्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर संघवी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर संघवी, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले इस पूरे इंसिडेंट्स के बाद, इस पूरे घटनाक्रम के बाद कितना गंभीर है ये बच्चों के लिए और हमारे लिए कितना बड़ा थ्रेट आप सब मानती हैं इसे? हालांकि इस ब्रांड की दवा ये स्पष्ट हो चुका है, डब्ल्यूएचओ ने भी और हमने भी स्पष्ट कर दिया है कि हमारे यहाँ तो ये नहीं बिक रहे थे, लेकिन कहा जाता है कि कुछ इसी तरह की कॉम्पोजिशन के जो सिरप्स हैं वो इंडियन मार्केट्स में भी हैं। नमस्कार एंड थैंक यू मुझे इस शो पे इनवाइट करने के लिए। वेलकम। अगर देखा जाए तो कंसिडरिंग कि मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, बच्चों में सर्दी खांसी ये सब बहुत आम बीमारी है।
और बहुत बार हम देखते हैं कि लोग बिना डॉक्टर की सलाह लिए ओवर द काउंटर, जो अपने देश में बहुत इजीली मेडिसिन मिलते हैं, तो जाके ले लेते हैं। और उसकी मात्रा, कितना डोज में बच्चे को ये मिलना चाहिए, और सिर्फ बच्चों की बात छोड़ेंगे, इवन एडल्ट्स को किस डोज में वो चीज मिलनी चाहिए, तो वो किसी को अंदाज नहीं रहता है। और बहुत बार बच्चों को ओवरडोज ऑफ मेडिसिन से हो सकता है। अब ये जो मेडिसिन गांबिया के केस में पाई गई है, जिसमें ये एक्यूट रीनल फेलियर के केसेस देखे गए और 66 बच्चों की मौत हुई। फॉर्चुनेटली ये जो है वो हमारे यहाँ पे ये सब ड्रग्स जो है वो ऑफ मेडिसिन के तौर पे अभी नहीं बिकते हैं, और बहुत सारी सतर्कता है, बहुत सारा कंट्रोल है विद DGCI। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पे क्या होता है, काफी बार बच्चे जो हैं, जैसे मैंने बताया, ओवर द काउंटर, या हमारे देश में पिछले कुछ सालों से जेनेरिक मेडिसिन के नाम पे लोग कुछ भी ले लेते हैं। उसके कारण ये जो रिस्क है कॉफ मेडिसिन का या कॉफ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स का, क्योंकि ओवरडोज होने की संभावना रहती है। और जब हम जेनेरिक मेडिसिन वगैरह लेते हैं जिसकी कोई तुलनाएं हैं या स्टैंडर्ड्स है, तो अगर नहीं चेक किए गए रहते मैम, लेकिन तो बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मेरा सवाल वही था कि इंडिया में बिकने वाली कई कफ सिरप में डीईजी होता है और इथाइलिन ग्लाइकॉल उसमें पाया जाता है। एग्जांपल हमारे सामने है, 2019 से 2020 में कोल्ड बेस्ट पीसी इस नाम से एक ड्रग बिक रहा था, एक कफ सिरप बिक रहा था जम्मू कश्मीर में, उधमपुर में, और यहां पर 12 बच्चों की मौत हुई है इस कफ सिरप को पीने से। तो हमारे मार्केट्स में इस तरह के कफ सिरप हैं और उसमें डीईजी और इथाइलिन ग्लाइकॉल है, तो हमारे लिए कितना बड़ा थ्रेट हो जाता है मैम ये? सर, इट इज अ बिग थ्रेट, इट इज अ बिग थ्रेट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और इसके लिए ये जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की अथॉरिटीज है, उनको इस कोई भी ड्रग मार्केट में आने से पहले बहुत जरूरी है कि उनके स्टैंडर्ड्स के अनुसार वो हो, तभी उनको लाइसेंसिंग दिया जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बच्चे की भी जान ऐसे कोई केसेस की वजह से हुई तो वो बहुत बड़ी दुर्घटना है। तो आई एम श्योर कि ये जो गांबिया का भले ही केस निकला है जिसमें बाहर ही भेजे हुए हैं, पर ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चेतावनी दे रहा है कि इस टाइप के ड्रग्स जो है वो मार्केट में बिना लाइसेंसिंग की और बिना एडिक्वेट स्टैंडर्ड्स के नहीं आने चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर मोंगा, आपके पास मैं आना चाहूंगा। एक तो जब से आप लोगों ने ये खबर सुनी है आईएमए में, और आपकी जो जान पहचान के जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी है, उनमें किस तरह की चिंता है और आप लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे इस खबर पर? क्या होना चाहिए और कितनी चिंता की बात है ये? सबसे बड़ी बात तो यह कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, एक व्यक्ति की भी डेथ हो जाए, यहाँ तो 66 बच्चे मर रहे हैं और इंटरनेशनल न्यूज बन रहा है। बिल्कुल सर। आपकी स्पोर्ट्स के आप हमारी जो आप बताएं। जी सर, अब आ रही है आपकी आवाज। आपकी हमारी जो दवाइयाँ बन रही हैं उनके ऊपर एक ब्लॉट है, और इसके अंदर ये शो करता है कि जो, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रही थी मैडम, कि एक तो मॉनिटरिंग नहीं है, और जो ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हैं, जो कि अगर आपको सबको पता हो। सर, मैं चाहूंगा अपनी टीम से कि वो आपका माइक बिल्कुल पूरी तरह से दुरुस्त कर लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी कोई भी बात हम मिस करें। मैं फिलहाल आगे बढ़ रहा हूं, आपका तब तक माइक वगैरह ठीक हो जाएगा हमारी टीम की ओर से। डॉक्टर गर्ग, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सवाल मेरा आपसे अलग रहेगा मैम। एक तरफ हम कह रहे हैं मैम, और बड़े महत्वाकांक्षी हमारा प्रोजेक्ट है और हम बन भी चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हम ऑलरेडी हैं। लेकिन इस तरह के जो केसेस आते हैं, भले ही ये स्टैंड अलोन केसेस हैं, इन्हें इग्नोर तो नहीं किया जा सकता मैम। और ब्रांड इमेज पर जो इंडिया इमर्ज हो रहा था पूरी दुनिया में अपनी फार्मेसी को लेकर, उसके लिए आप कितना बड़ा डेंट आप इसको मानती हैं? I think this is a very unfortunate incident, Mr. Duvall. Yes, मैं ये कहना चाहूंगी आपको कि बेसिकली देखिए, हमारी सारी ड्रग्स का रेगुलेशन जो है वो CDSCO से होना चाहिए, नंबर 1 थिंग। और जितने भी हमारे जो कफ सिरप्स वगैरह आते हैं, प्राइमरली उनमें या तो एंटी हिस्टामिन्स होते हैं, दे आर ऑल एंटी एलर्जिक कंपाउंड्स, या क्लोरफेनेरेमिलेट जिसको कि हम एविल के नाम से भी जानते हैं, या डेक्स्ट्रामेटाफॉर्न, या फिर फिनार्गन, जो बेसिकली आमतौर पे पीडियाट्रिशियन देते हैं। और आप देखेंगे कि बेसिकली ये दवाइयां जो हैं, हमारी पहले भी हमने पॉइंट आउट किया है कि इसको बेसिकली ओवर द काउंटर
ऐसे ही नहीं दे देना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि दवाइयों में डाइथैलिन ग्लाइकॉल है या फिर हमारा इथिलीन ग्लाइकॉल है, विच इज ऑल्सो अ CNS डिप्रेसेंट एंड इट कैन कॉज बहुत सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज कर सकता है, और जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में एडिमा हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो सकता है और रीनल फेलियर हो सकता है। अब बेसिकली हमें पता है कि ये और ये भी निकल के आया है कि ये हमारी हरियाणा की एक कंपनी जो कि मेडन फार्मास्यूटिकल्स के नाम से है, वहां पे ये बनाई गई है। तो अल्टीमेटली हमारा, जहां तक कि आपका सवाल है कि इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड टुडे, तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है कि हमारी जितनी भी मेडिसिन बनती हैं उनका अप्रूवल CDSCO से होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टेट से भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज अप्रूव कराती हैं, जहाँ पे यहाँ पे भी यही बात, बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत जरूरत है। तो यहाँ पे कोई भी ड्रग जो कि, एंड पर्टिकुलरली ये ड्रग एक्सपोर्ट होके गई है और वहां पे हमारे 66 बच्चों की डेथ हुई है, जबकि एक भी डेथ जो है ये बहुत सीरियस एपिसोड है। सो प्राइमरली यहाँ तो 66 बच्चों की हम बात कर रहे हैं और नाम भारत का आया है, और इसमें पर्टिकुलरली ये भी कंपनी का नाम भी आया है। 4 हमारी जो कि ड्रग्स है जिसका आपने अभी नाम लिया, जिसमें कि आपने मेकॉफ भी बताया या आपने कैफेमेलिन भी बताया, या जितनी भी आपने दवाइयों का नाम गिनाया, ये बेसिकली अल्टीमेटली इनमें बेसिक कंपाउंड तो देखिए फेनोरेमिन है या क्लोरफेनोरेमिन मेरिएट है या डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन है, जो कि बेसिकली इट इज अगेंस्ट कफ, कोल्ड, फीवर एंड ऑल दैट। परंतु अगर इसमें इतनी मात्रा में डाइथैलिन ग्लाइकोल मिलाया गया है जो कि मतलब इतना सीरियस है, बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया, इट कैन कॉज सीवियर ब्रेन। एब्सोल्युटली मैम, हम बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा मैम। देखिए, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड तो हम हैं, लेकिन हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। भले ही वो हमारे देश में ये ब्रांड नहीं बिक रहा था, लेकिन कंपोजिशंस तो हैं हमारे यहाँ। और दूसरा, जैसा आपने कहा, और पिछले शो में भी हमने इस बात को उठाया था, हमारे जो एक्सपर्ट्स थे, डॉक्टर मूंगा का माइक ठीक हो गया, मैं उनके पास चलूंगा और ये भी जानकारी अपने दर्शकों को देंगे। पिछली बार जो हमारी चर्चा हुई थी उसमें एक बड़ा गंभीर मसला आया था। उसमें मसला आया था, आपने CDSCO की बात की मैम, इसके अलावा DCGA जो है हमारे ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, उनका आप उनसे क्या मैन्युफैक्चरिंग का उनको लूप में रखा जाता है? स्टेट में जो स्टेट अथॉरिटीज हैं उनसे जो है परमिशंस लेकर कुकुरमुत्तों की तरह ये फैक्ट्रीज खुल जाती हैं। तो एक पूरे देश में एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए लाइसेंस देने का, इस तरह के फैक्ट्रियों को मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन देने का, वो हो नहीं रहा है। और इसी वजह से आप देखिए, 2 तरह के आप एंटीबायोटिक्स मिला दीजिए, देश में एक तीसरी तरह का एंटीबायोटिक बन जाता है। तो इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो हमें इस पर ध्यान देने की बड़ी महत्वपूर्ण बहुत आवश्यकता है। बहरहाल मूंगा सर का माइक ठीक हो चुका है। मूंगा सर प्लीज गो अहेड सर, आपका रिएक्शन। नहीं, यू आर राइट। अभी तक हम जो चर्चा कर रहे हैं बिल्कुल ठीक लाइन पे चल रहे हैं। बेसिक इशू ये है कि ये एक हमारे लिए चेतावनी है, और लोकल चेतावनी नहीं है, इंटरनेशनल चेतावनी है। इतना हम एक्सपोर्ट करते हैं, अगर ऐसा हादसा संसार के सामने आता है और वो भी WHO अगर इसको एक्सपोज करता है, तो मुझे लगता है इससे निंदनीय और इससे शर्मनाक बात कुछ हो ही नहीं सकती। जहाँ तक आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, कई लूप होल्स हैं। आप गली मोहल्ले के अंदर कई जगह पे आप देखें फैक्ट्रियाँ बन गई, थर्ड पार्टी लाइसेंस लेकर लोग मैन्युफैक्चर कराते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी ऐसी जगह से मैन्युफैक्चरिंग कराती हैं जहां की गुणवत्ता का कोई भरोसा नहीं हो सकता। उसके बाद एक ही नाम के, क्योंकि आप स्टेट और सेंटर की बात कर रहे हैं, एक ही नाम के 10 तरह के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। एक उसी का एंटासिड होगा, एक दूसरा एंटीबायोटिक होगा, एक दूसरा कुछ होगा। तो आपने देखा कि डॉक्टर सुनीला गर्ग तो एक्सपर्ट है इसके अंदर, एक ही नाम के डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैसे हो सकते हैं अगर एक ही एजेंसी दे रही है। तो वो स्टेट एंड सेंटर का जो ये इशू है उसके ऊपर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जो एजेंसीज हैं उनकी मॉनिटरिंग, वो कितना मॉनिटर कर रही हैं। फैक्ट्री में जाकर अपना पैसा लेकर अगर सब कुछ कर रही होंगी तब ये काम ऐसे ही होंगे। बिल्कुल, क्योंकि हर बैच, हर दवाई, जब भी एक नया बैच निकलता है वो एक एजेंसी के माध्यम से उसकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए बिफोर इट गोज टू द मार्केट। और यहाँ तो मार्केट की बात नहीं, यहाँ तो हम इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कि इतने रिपरकशंस इस चीज़ के मजबूत हो सकते हैं, इतने परेशानी वाले हो सकते हैं कि हम सबको संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है उसके ऊपर बड़े स्ट्रिंजेंट सवाल उठने वाले हैं। बिल्कुल सर, अभी तो आज पहला दिन है, उसके बाद देखिए ये क्या अब देखिए सर, आपने बिल्कुल सही कहा, जो मॉनिटरिंग नहीं हुई उसकी वजह से देखिए क्या हुआ।
हम देखिए इस बात को हम कहकर चैन से नहीं रह सकते हैं कि चलिए साहब हमारे बच्चों के साथ नहीं हुआ, हालांकि हमने आपको बताया हमारे बच्चों के साथ हो चुका है। ये चौथी मर्तबा जो है 2019-20 में जो पकड़ा गया था जम्मू कश्मीर वाला, ये कोल्ड वेस्ट पीसी नाम से ये जो बिक रहा था सिर्फ, इससे पहले भी 86, उससे पहले 73 में, 98 में और फिर 2019-20 में। तो ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चों के साथ ये नहीं हुआ है, ये हुआ है, हमें सतर्क रहना होगा। और देखिए सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए, जो मैं मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं, सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए और प्रिजर्वेटिव्स के इस्तेमाल के लिए उसमें डीईजी और इथाइलिन ग्लाइकॉल बढ़ा दिया गया और ये अफ्रीका के उन बच्चों को दे दिया गया और उनकी मौत हो गई, 66 बच्चों की मौत। देखिए क्या संदेश जा रहा है पूरी दुनिया में हमारे ड्रग्स का, हमारे सिरप्स का, हमारी मेडिसिन का। और बिल्कुल जैसा डॉक्टर मोंगा ने कहा कि WHO हम इस बात को अगर एक्सपोज कर रहा है तो इस बात का जो गूंज है वो कहां कहां जाएगी। इसलिए हर लेवल पर मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है, हम चाहे वो दवा अपने बच्चों को दे रहे हों या संसार के किसी भी बच्चे को दे रहे हों। तो गांबिया में 66 बच्चों की मौत के बाद पूरी फार्मा इंडस्ट्री में एक तरह से हड़कंप है और हम सबको अब ये आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि क्या इस तरह के कफ सिरप, गनीमत यह है कि इस बार ये कफ सिरप भारतीय बच्चों को नहीं दिए गए थे, ये चारों सिरप जो हैं ये एक्सपोर्ट किए गए थे। WHO को आशंका ये है कि गांबिया के साथ साथ हो सकता है कई और देशों में एक्सपोर्ट भी किए गए हों, लेकिन क्या भरोसा किस तरह के और भी सिरप हमारे मार्केट्स में भी उपलब्ध हों। और खास तौर से डॉक्टर सांघवी मैं आपके पास आना चाहूंगा, और मैं कम से कम 2-3 शो इसमें पहले कर चुका हूं मैम, ये कफ सिरप लेने की जो लत है और ओवर द काउंटर बिना डॉक्टर से पूछे ये जो लेने की आदत है, ये उस आदत को भी बदलना होगा। हो सकता है उसमें डीजी और इथेनॉल ग्लाइकॉल का जो मात्रा है वो कम हो, लेकिन कफ सिरप बिना किसी वजह के लेना अंततोगत्वा घातक ही है। तो ये ओवर द काउंटर ले लेना या सिर्फ नींद के लिए, और महिलाओं में हमने पिछली बार जब चर्चा की थी तो पता चला कि महिलाओं में बहुत ज्यादा ये प्रवृत्ति है कि साहब नींद नहीं आ रही है, कफ सिरप ले लिया। तो ये प्रवृत्ति कितना आवश्यक होगा इसको बदलना। जी सर, ये आपने बहुत बहुत महत्व की बात की, क्योंकि कब दवाई जहर बन सकती है वो हमें पता नहीं। ये जो आपने बताया कि अगर डीईजी वगैरह ना भी हो फिर भी कफ सिरप बाय इट्स ओन कंटेंट जो है वो घातक हो सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इवन कॉलेजियंस, एडोलेसेंट्स, जो कफ सिरप को एज अ सब्सटेंस अब्यूज के लिए भी यूज करते हैं कि वो पीने से उनको एक तरह का हाई आता है और उसके कारण भी कफ सिरप जो है वो लोग पी लेते हैं। तो ये जो अपने देश में ओवर द काउंटर कफ सिरप्स मिल रहे हैं वो ही एक्चुअली स्टॉप होने की बिल्कुल जरूरत है। और कफ सिरप में भी ऐसा है साहब कि जब किसी को भी कफ आता है तो बहुत अलग अलग प्रकार के कफ रहते हैं। किसी को सूखी खांसी है, किसी को गीली खांसी है, और हर तरह की खांसी के लिए जिस वजह से खांसी हो रही है उस वजह को ट्रीट करना जरूरी है। हालांकि हमें सिम्टोमेटिक रिलीफ की या तो किसी के जो सिम्टम्स है उसको कम करने की भी जरूरत है, पर उसका मतलब ये नहीं कि काउंटर पे जाके जो मिल रहा है वो कफ सिरप ले लो, कोई भी मात्रा में ले लो। तो इसलिए जो आपने ये प्रश्न उठाया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ओवर द काउंटर कफ सिरप्स बिल्कुल मिलने ही नहीं चाहिए अनलेस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हो और किस मात्रा में लेना चाहिए। ऐसा भी कहा गया है, जैसे मैडम ने अभी डेक्स्ट्रोमिथोर्फैन की बात की जो काफी सारे कफ सिरप्स में मिलता है, अगर उससे ज्यादा मात्रा में ली जाए तो उससे शरीर का टेम्परेचर और बढ़ जाता है। जो जैसे सर्दी खांसी के साथ साथ कभी कभी बुखार होता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये बुखार दवाई की वजह से है या एक्चुअली डिजीज की वजह से। और अगर वो कफ सिरप पी के अगर लोग बाहर जा रहे हैं, क्राउडेड एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, तो वो टेम्परेचर या फीवर की मात्रा इतनी बढ़ सकती है कि आदमी के सर में बुखार जाके गिर सकता है। एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बोली। और हम ये महिलाओं में प्रवृत्ति की हम बात कर रहे थे, लेकिन पुरुषों का देखिए, हिंदुस्तान में पुरुषों का हाल देखिए, नशे के लिए कफ सिरप का इस्तेमाल करते हैं लोग। आपने सही कहा, DXM, डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, और ये DXM वाली जो मेडिसिन हैं ये सिरप्स में आ रही हैं, कैप्सूल्स में आ रही हैं, पिल्स में आ रही हैं, थ्रोट लॉजेंजेस में आ रही हैं, हर तरह से मिल रही हैं। कुछ कफ सिरप पर बैन लगाया है भारत सरकार ने, लेकिन अभी भी हैं जो मिल रही हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, मेडिसिनल उपयोग भी है इसका, लेकिन कितनी मात्रा में लेना हमें पता ही नहीं है, अपने से हम ले लेते हैं तो वो बड़ा घातक है। इस प्रवृत्ति को बदलना होगा। बहरहाल डॉक्टर मोंगा, हम एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय पर कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं और वो है
कि जेनरिक दवाइयों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अब आज के बाद में, अभी डॉक्टर जागृति भी कह रही थी और मैं कई डॉक्टर से बात कर रहा था, एक तरह से डर हो गया लोगों में कि जेनरिक अगर इस तरह से दी जाएंगी किसी को बिना ये जांचे परखे कि वो किस क्वालिटी की हैं, उसमें कंपोजिशन क्या है, तो ये पूरा आइडिया है जो कि बहुत अच्छा आइडिया है कि जेनरिक दवाएं मिलनी चाहिए हर जगह, उस आइडिया पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है डॉक्टर मोंगा। दैट्स राइट। देखो, जेनरिक मेडिसिन को आई थिंक इट्स ए लॉडेबल आइडिया, और पूरे देश के अंदर जब हम बहुत महंगी दवाइयाँ, ब्रांडेड दवाइयाँ लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो जेनरिक या बाकी स्टोर्स हैं जो काफ़ी डिस्काउंट पे दवाइयाँ दे रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक साथ ले लीजिए किसी भी प्रकार का, एक जेनरिक और एक ब्रांडेड के अंदर देयर इज अ डिफरेंस कहाँ आता है? पार्टिकल साइज का आता है, उनकी अवेलेबिलिटी का होता है, उनकी सोलिबिलिटी का होता है, कहाँ पर जाकर कितनी दवाई पेट के अंदर एब्जॉर्ब कहाँ पर होगी, कितनी डिजॉल्व होगी, और जो उनका बायो एसे और बायो अवेलेबिलिटी है, दैट इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। केवल एक प्रोडक्ट को शरीर में डालने का मतलब ये नहीं कि वो इफेक्टिव हो गया, तो लेकिन अदरवाइज आल्सो, इसके बावजूद मैं मानता हूँ कि जेनरिक मेडिसिन को एक तरह से पूरा नकारा भी नहीं जा सकता, इनकी अपनी वैल्यूज हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स का कम से कम मैं कहूँगा जो लाइफ सेविंग है, या जो अच्छे एंटीबायोटिक्स हैं, या जो एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं, उनके अंदर आप जेनरिक मेडिसिन को बिल्कुल इंट्रोड्यूस ना करें, क्योंकि जेनरिक मेडिसिन कई जगह पे देखा मैंने, ऐसी जगह पे फैक्ट्रियाँ बनी हुई है जहाँ पर ना साफ सफाई है, ना वहाँ पर कुछ गाइडलाइंस बनी हुई है, ना उनकी मॉनिटरिंग हो पा रही है, ना ही ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के लोग वहाँ जा पा रहे हैं। तो केवल सस्ते के नाम पर हम जेनरिक मेडिसिन को अगर मार्केट में पुश करते हैं तो ये बहुत न्यायसंगत बात नहीं होगी। तो ये इस वक्त जो हमें सोचना पड़ेगा इसके बाद में कि क्या हम ठीक रास्ते पे जा रहे हैं, कितनी दवाइयों को हम जेनरिक बना सकते हैं, और जेनरिक के ऊपर भी आई बिलीव कि अगर अच्छी मॉनिटरिंग हो, अच्छा उनके ऊपर तरीके से उनको ध्यान रखा जाए और उनका कंट्रोल किया जाए, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं हो सकती। अल्टीमेटली इन ए लॉन्ग रन जेनरिक मेडिसिन विल हैव देयर स्टे, वो चलेंगी, लेकिन प्रॉपर मॉनिटरिंग, प्रॉपर उसके ऊपर जो ड्रग कंट्रोल के लोग हैं वो उसके ऊपर निगरानी रखें। एब्सोल्युटली सर। और देखिए, हम अब ये देखिए, ये पूरा मसला जो है ये एक अफ्रीकन कंट्री का है, वेस्टर्न अफ्रीकी कंट्री का है। वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी है, और मैं डॉक्टर गर्ग के पास आना चाहूँगा। अच्छा, वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि अफ्रीकी कंट्रीज़ में डोज कितनी देनी है, कितना, क्या उसके साइड इफेक्ट होंगे, उसके बारे में भी पता नहीं कितनी जागरूकता है। अब हम जब जेनरिक मेडिसिन वर्सेस ब्रांडेड मेडिसिन की बात करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं डेवलप्ड नेशन से। अब वहां पर लेकिन इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनकी क्वालिटी चेक जो है वो बड़ी स्ट्रिक्ट होती है और बड़ी बड़ी एश्योर्ड होती है। तो वहां पर आप कौन सी दवाई आप उनके देश में आ रही है उनको चिंता नहीं है, लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं या जो मिडिल इनकम या लोअर इनकम कंट्रीज हैं, उनके लिए तो ये बड़ी समस्या है मैम, कि किसी भी फैक्ट्री से बनी हुई दवाई जो है वो कोई भी डॉक्टर किसी को भी दे रहा है। दीपक जी, आज के दिन मैं कहना चाहूंगी कि इंडिया इज द 5th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और नंबर 2 मैं ये कहना चाहूंगी, आपने जैसे कि पहले कहा कि इट इज द लार्जेस्ट फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। थर्ड पार्ट जो मैं ये कहना चाहूंगी कि बेसिकली हमारे सिस्टम में इनबिल्ट है कि जो भी मेडिसिन आती हैं, जो भी वैक्सीन आती हैं, जो भी इस तरीके के सिरप्स आते हैं, हर एक की 10% क्वालिटी की जांच होती है। और जब मैं बेसिकली मैं इनका ओवरऑल सुपरविजन भी मैंने किया हुआ है, तो ये आता था कि ये सैंपल खराब है और इसको डिस्कार्ड कर दिया जाए। परंतु जैसे कि मैंने कहा, प्रॉब्लम है हमारे देश में कोऑर्डिनेशन की और प्रिस्क्रिप्शन की। ऑलरेडी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जारी हो चुकी है, जिसमें 300 से ऊपर दवाइयां, और जैसे कि डॉक्टर मोंगा ने बोला, एंड दे आर प्राइमरली जेनरिक मेडिसिन, क्योंकि हम चाहते हैं कि बेसिकली आम आदमी तक या लास्ट माइल तक ये दवाइयां पहुंच सके। बहुत जरूरी है जी। परंतु ये बहुत आवश्यक है कि क्वालिटी कंट्रोल, जो कि हमारा ऑलरेडी इनबिल्ट है कि 10% सैंपल हमारा क्वालिटी कंट्रोल में जाएगा, तो ये इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन जो है वो CDSCO से हो और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से हो, और स्टेट की मॉनिटरिंग भी वहां से ही हो। सो इस तरह से अगर हम क्वालिटी कंट्रोल को हम करेंगे मॉनिटर, तो हम बहुत सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ
हर एक तरह की मेडिसिन बन रही है। सो प्रॉब्लम ये है जी। कि हमें किस तरह से क्वालिटी को मॉनिटर करना है, बिल्कुल। ताकि ना केवल आखिरी मील तक हम अपने देश में, परंतु दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, इससे लोगों का कॉन्फिडेंस भी हटता है। एब्सोल्युटली मैम। और आपने और बिल्कुल, और देखिए ये इस केस पे हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए ये एक संपूर्ण मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरा, अब करना क्या है, दो मोर्चों पर काम करना है। एक तो भारत सरकार को पूरी की इस पूरे मामले में पूरी जांच करके दुनिया के सामने बताना चाहिए कि गलती कहां पर हुई, किससे हुई, और जो दोषी हैं उनको सजा देनी चाहिए, ताकि हमारे माथे पर ये जो इंटरनेशनल मीडिया में अचानक से ये उछलकर जो है कलंक लगाने की कोशिश की जाती है, जबकि हम दुनिया की सबसे बड़ी फार्मेसी हैं। हम कितनी कंट्रीज को सस्ती में दवाई दे रहे हैं, ये भी हम ही दे रहे हैं। और जब जरूरत थी इस पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा दवाइयों की और सबसे ज्यादा मेडिसिन की और टीकों की, तो वो भारत ही था जो पूरी दुनिया को बचाने में लगा हुआ था। तो इसलिए हमारी जो जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं, लेकिन जो इस तरह के केसेस आते हैं उनमें पूरी शिद्दत के साथ तह तक जाकर पूरे मामले का रूट कॉज पता करके दुनिया के सामने ये भी बताना चाहिए कि इसके पीछे असल वजह क्या थी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर जागृति संघवी, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर वी के मोगा, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर सुनीला गर्ग, थैंक यू सो मच मैम।